अस्सलाम वालेकुम। टीएमसी की वर्चुअल क्लासरूम में मैं शेख मोहसिन आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसे कि हमने इससे पहले भी बहुत सारे मज़ामीन का वर्चुअल लेक्चर अटेंड किए हैं और देखा है कि किस तरह से असातिज़ा इकराम हमको मेहनत से पढ़ा रहे हैं। आज हम यहाँ पर हिंदी के वर्चुअल लेक्चर के अंदर शब्द संपदा को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट शब्द संपदा को लेकर डर जाते हैं, घबराते हैं कि शब्द संपदा और ये जो ग्रामर वाला सेक्शन है ये इसको कैसे पूरा करें। लेकिन ग्रामर वाला सेक्शन आपका स्कोरिंग सेक्शन है, वो आपका स्कोर बढ़ाता है। आपके स्कोर के अंदर और आपके नंबरात के अंदर अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं तो इसका आपको सीधा सा असर देखने को मिलेगा। आपके समझ में आएगा कि किस तरह ये आपके स्कोर को बढ़ा रहा है, आपके नंबर्स को इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि आपके जो पेपर पैटर्न है हिंदी का, जो एक्टिविटी शीट अब आई है, उस एक्टिविटी शीट के अंदर अब जो 4 सेक्शन आए हैं। सबसे पहला सेक्शन है उसके अंदर गद्य विभाग, दूसरा है पद्य विभाग, तीसरा है व्याकरण यानी भाषा विभाग, और तीसरा है रचना विभाग यानी राइटिंग स्किल। इस तरह के 4 सेक्शंस के अंदर आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है। उसमें से जो पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन इसका मतलब कौन सा, गद्य विभाग, जिसके अंदर आपको पठित पाठ्य अंश के अंदर से सवालात पूछे जाते हैं, एक्टिविटी कराई जाती है। एक्टिविटी के लिए आपको एक्टिविटी शीट के अंदर कुछ सरगर्मियां दी जाती है, कुछ एक्टिविटीज दी जाती है, उसी को आपको पूरा करना होता है। तो उसी के अंदर पहली एक्टिविटी तो होती है हमारी 2 नंबर के लिए, दूसरी एक्टिविटी जो होती है वो भी 2 नंबर के लिए, और तीसरी 2 नंबर के लिए। तो पहली 2 नंबर वाली तो ये तो आपके जो पाठ्य अंश जो आपके एक्टिविटी शीट में आपके प्रश्न पत्र में दिया हुआ है वही होता है। लेकिन दूसरी एक्टिविटी ये होती है शब्द संपदा पर। ज्यादातर बच्चे यहाँ पर इस एक्टिविटी को स्किप कर जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस लेक्चर के बाद उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और वो उस एक्टिविटी को बजाय स्किप करने के, बजाय उसको छोड़कर आगे बढ़ने के, उसको भी अटेम्प्ट करने वाले बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज के लेक्चर को हम यहां पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि शब्द संपदा, ये आज हम समझ रहे हैं कि सिर्फ 10वीं में पढ़ना है, नहीं, बल्कि ये शब्द संपदा जो है ये आपकी क्लास 5th से जो हो चुका है, ये मरहला है जो आपके क्लास 5 से शुरू हुआ है। 5वीं कक्षा से आपने इसको सीखना शुरू किया है और सीखते 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 इन शब्दों को आप अब तक आगे बढ़ रहे हैं। इन शब्दों के अंदर विभिन्न शब्दों के प्रकार है, शब्दों के भेद हैं, शब्दों की अर्थ हैं। अब हम इसको आज एक एक करके सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे शब्द संपदा में, जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से ही मैंने ये फोटो लिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के अंदर जो ग्रामर सेक्शन है आपका, ग्रामर सेक्शन के अंदर साफ आपको ये शब्द संपदा वाला जो पैरा है ये आपको दिख जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। साफ लिखा हुआ है कि 5वीं से 9वीं जो आपने शब्द संपदा पढ़ा है उसी के ऊपर आपके सवालात पूछे जाने वाले हैं। तो उसी के ऊपर आज हम यहां पर पूरी विस्तार से इसकी जानकारी लेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं इसकी उम्मीद करता हूं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है लिंग। सब बच्चे परेशान होते हैं कि ये लिंग शब्द हमने सुना नहीं होता है, हमारे लिए नया होता है, लेकिन हिंदी का ये बहुत ही आम शब्द है और एकदम कॉमन, जो हिंदी के साथ साथ मराठी में भी प्रयोग होता है, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप अगर इसकी व्याख्या यानी इसकी तारीफ और परिभाषा को देखें तो आपके ये समझ में आ जाएगा कि क्या है। इसके अंदर साफ बता रहा है कि शब्दों पर आपको ध्यान देना है। क्या शब्दों पर ध्यान देना है कि लड़का, छात्र, पिता, दादा, बकरा, ये शब्द जो है ये पुरुष जाति का आपको क्या करा रहे हैं, बोध करा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये शब्द कहीं ना कहीं एक जाति का आपको बोध दे रहे हैं, पता चल रहा है कि एक जाति के बारे में। उसी तरह से दूसरे शब्दों के बारे में आपको बताया, लड़की, छात्रा, माता, दादी, बकरी, मुर्गी। ये शब्द प्रयोग पढ़ने के बाद आपको क्या बोध हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये शब्दों का जो संबंध है ये स्त्री जाति से है और इसी भेद को हमको पहचानना है। और यही भेद पहचानने की क्रिया को हम लिंग का परिचय कहते हैं, यानी हम उसको जेंडर के बारे में या जिन्स की पहचान के बारे में हम उर्दू में उसको कह सकते हैं।
तो जिस तरह से यहां पर हमने ऊपर अभी पैराग्राफ में देखा, उसी का जो है तो यहां पर परिभाषा साफ लिखी हुई है। देखिए आपके येलो लाइन के अंदर साफ लिखा है, पुरुष एवं जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे हमको यह पता चले कि ये शब्दों का संबंध पुरुष जाति से है, या पुरुष जाति के समाज से है, या स्त्री जाति से है, या स्त्री समाज से है, तो उसके बारे में जब हमको पता चलेगा तो उसी के संबंध के बारे में पता कराने वाले या दिखलाने वाले या दर्शाने वाले शब्द जो है ये लिंग कहलाते हैं। अब ये हमको पहचानना होता है, रेक्टिफिकेशन करना होता है कि कौन से शब्द किस संवर्ग से संबंधित है, यानी कौन से लफ्ज किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। अब ये मिसाल समझने के बाद और कुछ एग्जाम्पल देने के बाद मजीद हमको समझ में आ जाएगा, उसके अंदर मजीद सफाई आ जाएंगी। ये देखिए, हां, तो अब ये देखिए एक मिसाल। अब इसके अंदर चाचा, ये जो शब्द है, ये चाचा शब्द हम उच्चारित करने के बाद, चाचा शब्द को निकालने के बाद, अपने मुंह से अदा करने के बाद हमारे दिमाग में हमेशा पुरुष जाति के किसी पात्र की, किसी व्यक्ति की एक रूपरेखा बन जाती है। तो पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या बना कि एक पुरुष जाति के संबंधित एक रूपरेखा बन गई है, एक एग्जाम्पल, एक सेट हो गया हमारे दिमाग के अंदर कि चाचा ये कोई ना कोई मर्द ही हो सकता है, औरत नहीं हो सकती। उसी तरह अब ये स्त्रीलिंग, यही शब्द जब स्त्रीलिंग में आएगा तो वो चाची हो जाएगा। अब उसके बाद और शब्द है जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, बाघ है, बागिन है, मोर है, मोरनी है, बालक है, बालिका है, बैल है, गाय है। जरूरी नहीं है कि हर शब्द उसके जब जेंडर बदलेगा, जब उसकी जिन्स बदलेंगी, जब उसका लिंग बदलेगा, तो जैसे मोर मोरनी हो रहा है, वाघ वागिन हो रहा है, चाचा चाची हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर शब्द वैसे ही हो, बल्कि कुछ ऐसे भी विलोमार्थक शब्द होते हैं, विरुद्धार्थी शब्द होते हैं, जो शब्दों की जिद कुछ ऐसे भी होती है जो बिल्कुल अलग होती है। जैसे बैल, आप बैला का बैली नहीं है, बैल का बैली नहीं लिखा बल्कि गाय लिखा, क्योंकि जो शब्द वहां पर उचित है, सही है, उसी का प्रयोग हमको करना है। हंस का हंसनी है, हिरण का हिरनी है। तो आई होप सो आपको के लिंग के बारे में सब पता चल गया होगा। दूसरा जो शब्द है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि इसका क्या करना सर, और सर आप ये तो कवर ही नहीं हुआ हमारे पोर्शन में। तो दूसरा शब्द जिसके बारे में हम परेशान होते हैं वो वचन यानी हम इसको उर्दू में जमा वाहिद के तौर पर लेते हैं। जिस शब्दों के जिस रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि की एक या अनेक संख्या का ज्ञान हो, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार है। अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि जिस शब्द के रूप से प्राणियों, वस्तुओं आदि के एक या अनेक होने का हमको बोध हो, ज्ञान प्राप्त हो, उसको हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। यानी एक बात ये समझ में आ गई कि एक तो कोई भी वस्तु या प्राणी ये एक होगा या अनेक होंगे। एक होगा तो वो एक वचन में आएगा, और अनेक हो गया तो बहुवचन में आ गया। तो इस तरह से ये वचन के दो प्रकार यहां पर आपको बताए जाते हैं, जिसको हम एक वचन और बहुवचन के रूप में जानते हैं, और उसी को हम उर्दू में जमा और वाहिद कहते हैं, है ना, वाहिद और जमा। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। हाँ, तो एक वचन किसको कहते हैं? सबसे पहले हम ये देख ले, एक वचन जिस शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक होने का पता चले, यानी सिंगल, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसा तारा, पत्ता, डाली, चिड़िया, ये कुछ शब्द आपको प्रयुक्त करके बताए गए, इस्तेमाल करके बताए गए ताकि आपके समझ में आ जाए ये एक वचन है। लेकिन जब यही तारा तारे हो जाएगा तो वो बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि तारा एक है, तारे बहुत सारे हैं। यही जब पत्ता शब्द जब पत्ते हो जाएगा तो पत्ता एक है, पत्ते बहुत सारे हैं। डाली शब्द डालियां हो जाएगा तो डाली एक है, डालियां अनेक है, बहुवचन इसको ही कहा जाता है। तो शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में अनेक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। अब बताए कि ये दो चीजें क्लियर आपके समझ में आ गई, एक लिंग समझ में आ गया, एक आपके वचन समझ में आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द, विलोम, सर कुछ उर्दू मीडियम के बच्चे तो इतना घबरा जाते हैं, बोलते सर ये अभी तक नहीं बताया हमको, 5वीं से हम हिंदी पढ़ रहे, 10वीं में आ गए, विलोम ही नहीं बताया। अरे विलोम शब्द यानी ऐसा शब्द
जो एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ दे, जिसको हम शब्द, जिसको उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को उर्दू में क्या कहते हैं? शब्द की यानी लफ्ज की जिद, है ना, जिद कहते हैं। तो उसी का विलोम का मतलब है उल्टा, विपरीत। अब जैसे मोटा का पतला हुआ, नर का नारी हुआ, ठंडे का गर्म हुआ। तो अब आपको यह समझ में आ गया कि विलोमार्थक शब्द कहते किसको है। तो अब आप डाउट इसके आपके दिमाग में नहीं रहेगा, और आई होप सो कि आप जब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिलेगा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर विलोम शब्द लिखा होता है तो आप समझ जाएंगे कि हमको इसका विरुद्धार्थी शब्द या उसकी जिद बताना है। इसके अंदर घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद कुछ विलोम शब्दों की यहां पर मैंने क्या किया, एग्जाम्पल सेट किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अंदर देखो, आदि, आदि ये जो है ना, ये हिंदी का ये शब्द है जिसमें शुरुआत की तरफ इशारा करते हैं। तो आदि जहां शुरुआत हो रही है उसी का क्या होगा? अंत होगा। अंत मतलब खात्मा होगा। आर्थ मतलब जब कोई चीज खत्म होगी, आर्थ मतलब किसी चीज के इख्तिताम की तरफ जाना, खत्म खात्मे की तरफ जाना, उसी विलोम शब्द उदय। आदान यानी लेना, प्रदान, देना। उत्तर यानी जवाब, उसका विलोमार्थक शब्द क्या होगा? प्रश्न। उपकार, अपकार। उच्च, उच्च यानी ज्यादा हाई क्लास, ऊंचे दर्जे का, उसी को हम निम्न कहेंगे, यानी लो क्लास, निचले दर्जे का। उन्नति यानी तरक्की। अवनति, अवनति मतलब तनज्जुली, उत्थान, यानी आप किसी चीज में तरक्की कर रहे हैं, आपका डेवलपमेंट हो रहा है। या पतन, पतन यानी आपका क्या हो रहा है? आपकी तरक्की नहीं बल्कि आपकी तनज्जुली हो रही है। एक और अनेक, ये आपको विलोम शब्द है। आई होप सो आपको विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं, उसके अंदर है पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हुए थे, पर्यायवाची यानी क्या? और पर्यायवाची, इसी को हम समानार्थी भी कहते हैं। बच्चे परेशान कि पर्यायवाची और समानार्थी क्या? तो हम एक बात दिमाग में, जहन में बिठा लें कि पर्यायवाची और समानार्थी शब्द ये एक ही है, एक ही है, ये दो अलग अलग नहीं है। कभी वो पर्यायवाची आपको पूछेगा, कभी समानार्थी पूछेगा, तब भी आपको करना एक ही काम है। ठीक है, तो ये बात आपके दिमाग में आप बिठा ले। तो जो शब्द समान अर्थ रखते हैं, अर्थात जिन दो या दो से अधिक शब्दों का अर्थ समान हो, जो शब्द समान अर्थ रखते हो, यानी ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनका अर्थ, अर्थ मतलब जिनका मतलब, जिसके मानी एक जैसे हो, उसी को हम समानार्थी या पर्यायवाची कहेंगे। जिसका अर्थ समान होता है उसी को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। अच्छा, ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों के कुछ यहां पर क्या दिया हमने, एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। देखो, कमल है, कमल का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है पंकज है, अरविंद है, राजीव है। फिर उसके बाद दूसरा शब्द है क्रोध, उसका पर्यायवाची शब्द है गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है। फिर तीसरा पर्याय शब्द है आंख, उसका पर्यायवाची शब्द है नेत्र है, लोचन है, नयन है। ये ऐसे शब्द हैं जो पर्यायी रूपी, यानी आंख के पर्याय में, आंख के बदले में आप नेत्र भी, लोचन भी, नयन भी, इन शब्दों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको, इन शब्दों को भी आप प्रयुक्त कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम देखेंगे शब्द युग्म। अब आप बोलेंगे सर शब्द युग्म क्या है? तो शब्द युग्म यानी इसको कहते हैं शब्दों का जोड़ा। हिंदी में क्या कहेंगे? शब्दों का जोड़ा। उर्दू में कहेंगे शब्दों की लफ्जों की जोड़ी। क्या कहेंगे? लफ्जों की जोड़ी। और इंग्लिश में इसको कहेंगे कॉम्बिनेशन वर्ड्स। क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन वर्ड्स। अब आप ये जहन में रख ले कि जहां भी आपको शब्द युग्म पूछता है तो वो कैसे हो सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे 10-15, 1-1.5, जल्दी जल्दी, नहीं नहीं, 2-4, झाड़ झंकार, धीरे धीरे, सिलाई पुराई, दर्रा खली, खाए पिए, गोते गाते गाते, ताक झाक, नहा धोकर, पीछे पीछे, बाजे वाजे, नाप तौल, हाथ मुंह, कभी कभी और ताना बाना जैसे पढ़े लिखे शब्द। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कॉम्बिनेशन में, जोड़ी के रूप में, जोड़ी के शक्ल में इस्तेमाल होते हैं। वही कॉम्बिनेशन वर्ड्स जो आपके पैराग्राफ में आते हैं वही आपको नीचे पूछे जाते हैं, ये बात याद रखिए। वही पर्यायवाची शब्द जो आपके पैराग्राफ में ऊपर होंगे
आपके पाठ्यांश में लिखे होंगे वही आपको नीचे पूछे जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाठ्यांश को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ो, आपको ये सारे वहीं पर मिलेंगे। आपको विरुद्धार्थी शब्द, आपको पर्यायवाची शब्द, आपको विलोमार्थक शब्द, आपको शब्द युगम, सब वहीं पर मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इसका प्रिपरेशन कर ले। अब इसके अंदर जो एक और शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में एक बहुत बड़ी आपको वाक्य लिखा जाता है और कहा जाता है कि ये अनेक शब्द है, इसके लिए आप क्या करें, एक शब्द लिखिए। अब आप परेशान हो जाते हैं, सर ये तो सर ने बताया ही नहीं ग्रामर के अंदर कभी। लेकिन ये एक आम बात है। आप 5वीं से लेकर 10वीं तक जब पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मरहलेवार, तरतीबवार, एक स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते हैं, कुछ कुछ ग्रामर सीखते जाते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है जो आपको पहले ही सिखाया जा चुका है। तो बहरहाल मैं ज्यादा तफसील नहीं बताऊंगा, मैं आपके सामने यहां पर एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं। 4-5 एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जिसके अंदर आपका एक वाक्य लिखा है, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, तो इसको क्या कहेंगे, अमर। एक शब्द में आप कह सकते हैं। तो इसी तरह अनेक शब्दों यानी वाक्य को हम एक शब्द में जब बताएंगे, उसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सेगमेंट कहते हैं, जो सेगमेंट आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो उसका एक अगला भी जो तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा एग्जाम्पल बता रहा है कि जिसमें दया की भावना ना हो तो वह है निर्दयी। फिर उसके बाद जिसका आदि ना हो, अनादि। इस तरह का आपको एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद जो है तो क्या बता रहे हैं कि हिंदी भाषा और मराठी भाषा ये दोनों आपको सिखाई जा रही है कॉम्बिनेशन में, कंपोजिट में, दोनों को मिलाकर। तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों कंपोजिट लैंग्वेज है और इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हमको दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जो लिखने में और दिखने में और सुनने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका अर्थ दूसरा होता है। हाँ, तो इसी के अंदर हमको यह पढ़ना है कि वो शब्द जो हिंदी भाषा वो मराठी भाषा में ध्वनि यानी आवाज एवं वर्तनी यानी लिखने में एक समान होते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से यानी उसके मानी, उसका मतलब, उसका मतलब और मानी दृष्टि से वो क्या होते हैं, एकदम अलग होते हैं। उन्हें हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द कहते हैं। हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द। अब आपको कहे लिख दिया उसने कि निम्नलिखित शब्द का हिंदी समुच्चारित शब्द लिखिए, या ये लिखा कि मराठी समुच्चारित शब्द लिखिए। अब आप परेशान, सर ने तो समुच्चारित शब्द पढ़ा ही नहीं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने सेट कर रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट टाइम परेशानी ना हो। देखिए जैसे इसके अंदर लिखा है, एक इसमें देखो क्या इसका सेगमेंट कैसे बनाए, आप पहले वो देख लो। शब्द जो है बीच में लिखे हुए और उसके अंदर एक साइड में हिंदी में अर्थ लिखा है, दूसरे में मराठी, दूसरी साइड में मराठी में अर्थ लिखा हुआ है। तो आप समझ जाएंगे। एक शब्द है आपके सामने आई। अब ये आई शब्द का अर्थ मराठी में मां होता है, हिंदी में आना होता है। उसी तरह दूसरा शब्द है खत। अब खत ये जो शब्द है इसका अर्थ मराठी में खाद होता है और हिंदी में पत्र होता है। तीसरा शब्द है ताई। ताई का जो अर्थ है वो मराठी में दीदी होता है, जबकि हिंदी में बड़ी मां का होता है। फिर अगला शब्द है अभ्यास। अभ्यास का मतलब मराठी में पढ़ाई होता है, जबकि हिंदी में इसी अभ्यास का अर्थ दोहराना होता है। अब उसका बाद अगला शब्द है दादा। दादा का जो अर्थ है ये मराठी में आप देखेंगे तो बड़ा भाई है, और अगर आप हिंदी में देखेंगे तो पिताजी के पिता यानी दादाजी। उसके बाद अगला शब्द है परत। परत यानी ये जो शब्द है इसके बारे में आप देख लो कैसे अलग अलग विरोधाभास में जा रहे हैं, अलग अलग इसके मतलब और मानी आ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो है वो हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। याद रखिए, हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द यानी जिसका उच्चार, जिसका पढ़ना, जिसका तलफ्फुज, या हम उसको कहेंगे जिसका मखरज एक जैसा हो, तो यहां पर समुच्चारित शब्द कहेंगे। तो परत जो है ये शब्द, इसका मराठी में जो अर्थ है वो पुनः यानी दोबारा होता है, जबकि उसी का हिंदी में अर्थ आवरण यानी परत, एक परत पे दो परत हम बोलते हैं ना, वैसे परत दर परत वो वाला।
फिर उसके बाद अगला है पीठ। पीठ का जो मराठी अर्थ है वो आटा है, जबकि पीठ का हिंदी अर्थ शरीर का एक अंग है, जो पिछला अंग है उसको कहते हैं। तो इस तरह से आपको आई होप सो मराठी हिंदी समुच्चारित शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब इसके बाद आपको मराठी हिंदी अगर समुच्चारित शब्द पूछता है तो आप परेशान नहीं होंगे। आप देखेंगे कि कौन सा शब्द वहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे कि क्या है, क्योंकि 1 नंबर का बेटा ये सवाल होता है। 1 नंबर के लिए अगर वो आई शब्द का हिंदी मराठी समुच्चारित शब्द अगर वो पूछता है या अभ्यास का पूछता है, तो आप क्या करें, जिस तरह से यहां पर आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर एक खाका बनाया गया है और जमात बंदी की गई है, शब्द को बीच में लिखा गया, एक तरफ मराठी अर्थ एक तरफ हिंदी अर्थ। तो आप भी वैसी करें, आपको मराठी अर्थ के लिए आधा नंबर और हिंदी अर्थ के लिए आधा नंबर, इस तरह से आपका 1 नंबर श्योरिटी के साथ आपको मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए प्रिपरेशन और तैयारी करना पड़ेगी। और फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि इसका जवाब आपको ज्यादातर हर बार नहीं लेकिन ज्यादातर कहां मिलेगा, आपके उसी पाठ्यांश में या पैराग्राफ में या उसी आपके सवालिया पर्चे के पाठ्यांश के अंदर मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अच्छा ये और कुछ शब्द है जिसके बारे में अभी यहां पर बताया है मैंने। हिंदी में अर्थ जैसे कलम है, कांच है, काला रंग का। अब काला, इसके अंदर देखो मराठी में अर्थ इसका मिलावट हो रहा है, जबकि हिंदी में रंग का हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, अभी देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है कि अब यहां पर भिन्नार्थक शब्द हमको पढ़ना है। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द क्या है सर, तो समरूपी भिन्नार्थक, यानी एक जैसे दिखाई देने वाले लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। वो दिखते एक जैसे हैं, हम समझ में आता है कि एक जैसे, लेकिन एक जैसे नहीं होते वो, बल्कि उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो उसी के बारे में हमको यहां पर अभी जानना है। तो ये भिन्नार्थक शब्द है श्रुति मूलक, श्रुति सम या समरूपी। अब आप बोलेंगे श्रुति सम क्या है सर, श्रुति मतलब सुनाई देना और सम मतलब एक जैसा, जो सुनने में एक जैसे हो, वो श्रुति सम। भिन्नार्थक जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन मतलब अलग अलग हो। फिर दूसरा समरूपी, रूप यानी दिखने वाला चीज। तो यहां पर समरूपी यानी जो एक जैसे दिखाई देते हो लेकिन उसका अर्थ भिन्नार्थक हो यानी अलग हो। उसी तरह के शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आई होप सो नेक्स्ट एग्जांपल के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर नीड़ एक शब्द है। नीड़ शब्द अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको नीड़ बराबर है, लेकिन नीड़ का मतलब घोंसला होता है, जबकि यही शब्द अगर नीर पढ़ा जाए तो उसका मतलब पानी हो जाए। दूसरा शब्द है बाग, अगर इसको बाग पढ़ा जाए तो इसका मतलब पुवन यानी एक बागीचा हो जाएगा, जबकि अगर उसी को बाघ पढ़ा जाए तो वो एक जंगली पशु है यानी शेर को कहते हैं। उसी तरह अगला है पूछ। अगर पूछ को अगर हम लफ्ज देखें या उसका शब्द का मतलब देखें तो पूछना होता है, जबकि पूंछ अगर वो चंद्र अनुनासिक के साथ आती है, चंद्र बिंदु के साथ आती है अनुनासिक के साथ, तो उसका मतलब दुम होता है। तो ऐसे शब्द जो सुनने और बोलने में लगभग समान है परंतु सबके अर्थ अलग अलग है, ऐसे शब्दों को श्रुति सम यानी सुनाई देने वाले, एक जैसे सुनाई देने वाले भिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति सम अर्थात सुनने में समान लगने वाले, देखो साफ होगी बात। फिर भिन्नार्थक शब्द यानी भिन्न अर्थ यानी अलग अलग अर्थ बताने वाले। उसके बाद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण आपको दे रहे हैं यहां पर। एक और देखो उदाहरण आपके समझ में आएगा, उत्तर है ना, नीचे वाला उदाहरण पहले बता रहा हूं। उत्तर का एक मतलब क्या, एक दिशा है, उसका उत्तर का जो शब्द है उसका अर्थ, दो अलग अलग अर्थ बताए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए यहां पर, उत्तर, उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर का मतलब जवाब भी होता है। उसी तरह ऊपर का जो शब्द है उतर, अब उतर का एक शब्द ऊंचे स्थान से नीचे आना, और देखो उसके बाद नीचे दूसरा जो लफ्ज है देखो पता, रहने का स्थान है ना, रहने का स्थान मतलब पता हो गया। लेकिन पत्ता, अब ये पेड़ पौधे का एक पत्ता हो गया। तो छोटा सा एक फर्क होता है, लिखने में कोई थोड़ा फर्क आ जाता है लेकिन बोलने में एक जैसे लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि लिखने में एक जैसे होते हैं, जैसे वो उत्तर शब्द है, देखो लिखने में भी एक जैसा है, वो उत्तर वैसे ही लिखते हैं लेकिन उसके अर्थ दो है कि उसका दिशा भी अर्थ आता है
और उसका अर्थ जवाब भी आता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये भाषा ज्ञान है बेटा। ये जब तक कि आप भाषा को पढ़ेंगे नहीं, उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए व्याकरण विभाग को भाषा विभाग भी कहा जाता है, ताकि इसके अंदर भाषा की गहराइयां, भाषा की जो अलग अलग विविधता है उसको आपको पहचानना होता है। अगला जो शब्द है वो है उपसर्ग। अब आप बोलेंगे सर उपसर्ग का शब्द, उपसर्ग का शब्द तो बड़ा आसान है, आपने पढ़े भी होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कोई एक आध साल में बोर्ड पे ही बताऊंगा, तो इसलिए बाकी तो आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो उपसर्ग, उपसर्ग यानी साबिक़े और लाहिक़े, उपसर्ग और प्रत्यय ये दो है। अब देखो, आप ये बात ध्यान में बिठा लो कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो शब्दों के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शब्दों के बाद लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। तो उसी को हमको यहाँ पर देखना है, उसी को उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं हम। तो पहले हम उपसर्ग देख लेते हैं। तो उपसर्ग की तारीफ क्या है? वो शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर यानी शुरू में लगकर उस शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो शब्द के कब लगे? आरंभ में लगे, और उसकी शब्द के अंदर क्या ला दे? विशेषता ला दे, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उसके देखो यहां पर पहचान है, कुछ आपके एग्जाम्पल आपके सामने देखो। उपसर्ग दिया गया ओ, अब इसके अंदर उसका अर्थ क्या है? अभाव या निषेध। तो अब उसके अंदर शब्द क्या आ गया? अकाल, अचेत, अछूत, अतः, अमर, है ना। अब उसके बाद आगे आप और कोई शब्द देखेंगे, जैसे भर है, भर के अंदर क्या आ गया? उसका अर्थ है पूरा। तो अब उसके अंदर भरपेट, भरमार, है ना। इस तरह के जो शब्द है, जैसे ये आगे एक उपसर्ग है आगे, वो क्या है? चौ, है ना। तो अब चौ का मतलब है चार, अर्थ भी बताया गया आगे। अब उसके आगे उसका जो शब्द बना वो है चौमासा, चौकन्ना, चौपाई, चौपाया, चौराहा। अब ये सारा जो है ना चार से जुड़े, इसका मतलब ये चार को इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है कि उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आरंभ में लगकर, शुरू में लगकर शब्द को विशेष या विशिष्ट क्या करते हैं? अर्थ प्रदान करते हैं। उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग आपके समझ में आ गया कि शब्दों के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को विशिष्टता देने वाले शब्द क्या हो गए? उपसर्ग हो गए। अब प्रत्यय क्या है? प्रत्यय देखिए आप, हाँ, प्रत्यय जो शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर अर्थ, हाँ, कब लगेंगे वो? अंत में, और उसका अर्थ परिवर्तन या उसमें विशेषता ला दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आप एक बात याद रखिए, उपसर्ग लगते हैं शब्दों के शुरू में, आरंभ में, और प्रत्यय लगते हैं बाद में। अब ये प्रत्यय के अंदर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि प्रत्यय में आपको मजीद दो उसके क्या भेजना समझना है, भेद को समझना है, उसके दो अकसाम को, उसकी किस्मों को, उसके टाइप को समझना है। तो अब ये आप समझ लें कि उपसर्ग मतलब जो शब्दों के आरंभ में या शुरू में लगते हैं, और अब प्रत्यय मतलब जो शब्दों के बाद में लगते हैं। तो अब शब्दों के बाद में लगने वाले जो शब्द है उनके भी दो प्रकार है। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। हाँ, तो अब ये यहां पर है, हिंदी में प्रत्यय के दो भेद है, दो प्रकार है, दो टाइप है, दो किस्म है। कैसा है? पहला है कृत प्रत्यय, दूसरा है तदित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय जो है ना, इसको क्रुदंत भी कहते हैं, है ना। क्रुदंत पर प्रत्यय आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक दर्शी किताब है, उसके अंदर है, देखो, मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन क्रुदंत, क्रुदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। अब ये है क्या? ये ऐसे शब्द है जो शब्द के कब लग रहे हैं? बाद में लग रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्यय का एक क्या है? प्रत्यय ही है। ये क्रुदंत और तदित ये प्रत्यय ही है। यानी प्रत्यय, इसका मतलब ये शब्दों के बाद में लगेंगे और उसको विशिष्ट क्या करेंगे? अर्थ देंगे। तो आप कैसे है ये देखिए। हाँ, कृत प्रत्यय प्रत्यय क्या है और तदित प्रत्यय क्या है? बोले भाई सर, जब दोनों को बाद में ही लगना है तो उसमें फर्क क्या है? जब दोनों बाद में ही लगने वाले हैं तो उसमें फर्क क्या आ गया? फर्क ये है कि कृत प्रत्यय यानी जिसको हम क्रुदंत भी कहते हैं, तो कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु के अंत में लगे वे कृत प्रत्यय कहलाता है। अब आप बोलेंगे धातु क्या है सर? ये धातु का मतलब होता है शब्द, लफ्ज। तो जो प्रत्यय धातु या शब्द के अंत में लगे वो कृत प्रत्यय कहलाता है। यानी धातु, कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है, उसके आखिरी में लगता है, और वही क्या होता है? कृत प्रत्यय होता है। तो फिर आप बोलेंगे तदित क्या है?
तो तद्धित के अंदर भी एक खास विशेषता है। पहले हम क्या करेंगे, कृत प्रत्यय को देख लेंगे, कृदंत जिसको हम कहते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल हमारे सामने है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये स्लाइड आपके सामने है, कृत प्रत्यय। अब देखिए आप, कृत प्रत्यय क्या है, शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को विशिष्टता देने वाले हैं। तो ये कृत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय आई। अब उसके अंदर हमने शब्द लिखा, कौन सा है, लिख पढ़, तो अब उसमें लिखाई आ गई, पढ़ाई आ गई। अब कृत प्रत्यय क्या है, ये बाद में लगने का ना है, तो अब उसमें लिख पढ़, तो लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, है ना। इसी तरह से आप अन्य शब्दों के बारे में भी देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप समझ सकते हैं। जैसे आलू एक शब्द उसके अंदर आया है, सेकंड लास्ट शब्द, उसके अंदर आप देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है, मूल शब्द क्या है और उसको कब लगना है, इसके बारे में आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कृत प्रत्यय यानी ऐसे प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में लगने वाले, कृत मतलब जो धातु या शब्दों के साथ लगे। तो अब हम देख रहे हैं कि आलू जो प्रत्यय है, जो शब्द के बाद में लगकर किस तरह से उसके अर्थ को क्या करता है, विशिष्टता देता है। तो देखो आलू है, तो ये कृपा जो शब्द है, जो मूल शब्द है, उसको लगकर आलू कैसे जो तो उसको विशिष्टता प्रदान कर रहा है। देखिए कृपालु, कृपालु शब्द बन गया, है ना। उसी बात आप अगर देखेंगे, एक शब्द है, एक धातु है, कौन सा, दया, और उसको लग गया आलू शब्द, यानी आलू जो है ये कृदंत लग गया, कृत प्रत्यय लग गया, तो उसके बाद वो दयालु हो गया। इस तरह से बिल्कुल उसको एक खास मखसूस मानी और मतलब देने वाले जो शब्द होते हैं, उसी को हम यहां पर कृदंत कहते हैं, कि वो खास उसको मानी और मतलब देगा, किसके बाद, उसके प्रयुक्त होने के बाद, उसके इस्तेमाल होने के बाद, उसका यूज होने के बाद। तो ये जो कृदंत है, ये जो कृत प्रत्यय है, ये आपके सामने एक तरफ दिए हुए हैं, मूल शब्द यानी धातु दिए हुए हैं, और उससे जो शब्द बने हुए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर है, जिससे आप उसको तफसील से समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। अब आप बोलेंगे सर आपने अभी बोले प्रत्यय यानी शब्द के बाद में आने वाला, अब ये कृत प्रत्यय हमने बताया वो भी शब्द के बाद में आने वाला, फिर तद्धित क्या है, ये तद्धित को अलग क्यों रखा गया है, वो अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि कृत तो कोई भी दूसरे शब्दों को मिलेगा सिवाय ये तीन के, सिवाय ये तीन के किसी भी शब्द के साथ लगेगा वो कृत में जाएगा, कृत प्रत्यय में जाएगा, कृदंत में जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि ये तीन में से कोई ना हो। अब कौन से तीन, ये शब्दों के भेद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। उसके अंदर ये जो शब्द है विकारी शब्द, कौन से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये जो तीन शब्द है, इसके साथ इसके बाद में अगर कोई प्रत्यय लगकर उस शब्द की अर्थ को विशिष्टता प्रदान करे तो वो तद्धित होगा, कृत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ लगा है। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगे वो होगा तद्धित, और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अलावा कोई भी दूसरे शब्द या धातु से जुड़कर उस शब्द को खास अर्थ प्रदान करे, विशिष्ट अर्थ प्रदान करे, तो वो होगा कृदंत। तो आप समझ ले, कृदंत और तद्धित दोनों प्रत्यय है, दोनों ऐसे हैं जो शब्दों के बाद में लगकर उसको खास मतलब देते हैं। लेकिन इसमें फर्क यह है कि कृदंत जो है वो अन्य शब्दों के साथ लगता है, जबकि तद्धित ये सिर्फ खास है, किसके साथ, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण, ये तीन के साथ ही लगेगा तभी तद्धित होगा। अगर ये तीन के साथ नहीं है तो फिर वो पूरा का पूरा कृदंत में है, यानी कृत प्रत्यय में है। समझ गए आप। तो याद रखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल इसके भी आ गए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। एक आपका शब्द है तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय क्या है, आर। अब आप बोलेंगे सर ये आर क्या है, ये भी तो प्रत्यय है, लेकिन ये जब लोहा, ये क्या है, एक चीज का नाम है, तो इसके साथ जुड़ गया तो लुहार हो गया। सोना एक चीज का नाम है, एक वस्तु का नाम है ना। तो अब ये सोने के साथ जुड़ गया, सुनार हो गया। तो ये जो प्रत्यय है, इस तरह का जो प्रत्यय आते हैं ये तद्धित कहलाते हैं, क्योंकि सोना एक वस्तु विशेष का नाम है, लोहा एक वस्तु विशेष का नाम है। इसी तरह आगे अगर आप देखेंगे कि ये संज्ञा के साथ आ गया। अब अगर सर्वनाम के साथ आता है, जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है, तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर आपका एक और शब्द आ रहा है चाचा, और उसके आगे आ रहा है एरा। क्या आ रहा है, एरा। तो आप अगर उसको बनाएंगे शब्द को तो क्या बनेगा, चचेरा।
उसके बाद दूसरा शब्द है मामा, उसके साथ भी लगा एरा, क्योंकि ये एरा शब्द जो है ये ऐसा शब्द है, ऐसा प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगेगा और उस शब्द को विशिष्ट यानी खास अर्थ देगा, उसी को हम तदित प्रत्यय कहेंगे। ये भी प्रत्यय का एक टाइप है और कृदंत भी प्रत्यय का एक टाइप था, तो समझ लीजिए। अब यहां पर एरा, तो ये मामा जो शब्द है उसके बाद में लगकर एरा शब्द क्या बना रहा, ममेरा। तो ये आपके समझ में आ गया। तो मैंने एक संज्ञा का ले लिया, एक विशेषण का ले लिया, है ना। अब एक संज्ञा का ले लिया और एक सर्वनाम का ले लिया, अब आए विशेषण का, है ना। विशेषण क्या है, तो अब देखिए आप यहाँ पे चतुर, कोई आदमी का चतुर होना उसका विशेषता हो सकती है, उसका विशेषण हो सकता है, तो उसी को देखो यहाँ पर। अब ये शब्द है चतुर, अब उसके साथ एक प्रत्यय लगा आई तो बन गया चतुराई, उसके साथ अच्छा तो उसके साथ एक प्रत्यय लगा जो तदित प्रत्यय है वो बन गया अच्छाई। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप बैठकर आराम से दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको कृदंत, तदित और प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग यानी शब्दों के पहले लगने वाले और उसको विशेष अर्थ देने वाले, और उसके बाद प्रत्यय यानी शब्द के बाद में लगने वाले और उसको विशिष्ट अर्थ देने वाले। लेकिन इसके अंदर दो टाइप है, दो अकसाम है, जिसमें एक कृदंत है और दूसरा तदित है। तदित वो है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगे, उसके बाद का बाकी सारा वो कृदंत में जाएगा, जिसको हम कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब अनेकार्थी शब्द, कभी कभी क्या होता है भाषा में प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं, यानी उसके अंदर अनेक अर्थ शब्द आ जाते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अनेकार्थक शब्द कहते किसे है, ये देखिए अनेकार्थक। देखिए खेचर, इसके अंदर क्या होता है, खेचर एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, कभी देवता होता है, कभी ग्रह, कभी पक्षी, कभी आकाशचारी, कभी तारांगन। अब देखो एक शब्द है ताल, उसके लेकिन मतलब अलग अलग होते हैं, जैसे कभी जलाशय होता है, कभी हथेली होता है, कभी वाद्य का एक अंग होता है, कभी एक नाग एक शब्द है लेकिन उसका अर्थ कभी क्या होगा, कभी सर्प होगा, कभी हाथी होगा, कभी बादल होगा। तो इस तरह से इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। अब किसी भाषा और उसके लिखने के अंदर उसके विराम चिन्ह, किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे विराम चिन्हों को देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में कभी कभी एक नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है, आपको यहाँ पर सब बताया जा रहा है कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक भी कहते हैं इसको, विस्मय आदि बोधक, संक्षेप में लाघव चिन्ह। ये सारे जो चिन्ह है वो हम उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप इसको देख ले, समझ ले, और आप देख ले इसको कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इसका जो बनाने का या लिखने का तरीका है वो कैसा है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप सो ये स्लाइड आपके काम आएंगी, जो आपको विराम चिन्ह और उसके प्रयोग के बारे में सहायता देंगी। अब ये तो मैंने एक्स्ट्रा में आपके इसमें डाला है ये तैयारी की वजह से, क्योंकि ये आई होप सो जितना आपको यहाँ पर 10वीं के अंदर आने के इम्कान है वो मैंने कवर कर लिया। लेकिन ये एक है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द यानी ऐसे शब्द, तत्सम शब्द किसको कहते हैं, देख लिए कि तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो जैसे संस्कृत में प्रयुक्त होते थे उसी तरह वो हिंदी में भी प्रयुक्त होने वाले हैं। यानी ऐसे शब्द जो, क्योंकि देखो हिंदी हो या बहुत सारी हिंदुस्तानी भाषाएं जो है, भारत की भाषाएं, ये संस्कृत से ही बनी है, तो हिंदी भी उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हमको जो है तत्सम शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत से जैसे आए हैं उसी तरह से उसको इस हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाए, उनमें कोई बदलाव ना हो, तो ये शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। तो ये शब्द तत्सम शब्द रहेंगे, याद रखिए, ठीक है। अब एक है तत्सम, एक है तद्भव, है ना। तो तत्सम शब्द यानी जो जैसे कि वैसे इस्तेमाल होते हैं, है ना, और तद्भव, तद्भव यानी जो जिसके अंदर बदलाव आता है। तो अब आपके स्क्रीन पर क्या है, लास्ट मेरी स्लाइड है लगभग, या फिर खत्म होते आया होगा मेरा लेक्चर। तो आपको तत्सम और तद्भव की जो क्या है, आपको इसके अंदर फर्क बताया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा तत्सम और तद्भव ये दोनों शब्दों का भेद यही है कि ये दोनों शब्द संस्कृत से आए हैं। तत्सम शब्द उनको संस्कृत से आने वाले शब्दों के लिए कहते हैं, सॉरी। तो इसके अंदर आप ये ध्यान रख लीजिए कि तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत से जैसा शब्द आया है वैसे ही हिंदी में इस्तेमाल होता है, तो उसको हम तत्सम कहेंगे।
और जो शब्द संस्कृत से आया और हिंदी में आकर वो बदल गया तो उसको हम तद्भव कहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें और उसी के हिसाब से यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल सेट किए गए हैं। देखो, गणना ये तत्सम शब्द है, यानी हिंदी में जब ये संस्कृत में गणना गिनती को लिखा जाएगा तो गणना पढ़ना पड़ेगा, और जब हम इसी को हिंदी में लिखेंगे गणना तो ये तत्सम शब्द होगा, लेकिन इसी को जब हम गिनती लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो इस तरह से आप और शब्द देख सकते हैं। घोटक है, ये घोटक शब्द है, ये घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है संस्कृत में, और अगर हम इसी घोटक शब्द को घोटक के रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त करते हैं तो ये तत्सम होगा। लेकिन यही घोटक शब्द को हम जब घोड़ा के रूप में प्रयोग करेंगे तो वो तद्भव हो जाएगा, क्योंकि उसमें बदलाव आ गया। तो ऐसे शब्द जिसमें कोई बदलाव किए बगैर उसको उसी की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए हिंदी में, वो तत्सम में जाएंगे, और ऐसे शब्द जिसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके फिर उसको हिंदी में यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको प्रयुक्त किया जा रहा है, तो वो आ जाएंगे तद्भव में। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि आपका कोई भी पोर्शन के अंदर आने वाला ग्रामर का हिस्सा कोई ना छूटे। मैंने अभी ग्रामर का सेक्शन शुरू नहीं किया, ये सिर्फ शब्द संपदा वाला सेगमेंट था। अब ये शब्द संपदा वाला सेगमेंट आपको आपके एग्जाम के अंदर वो 4 नंबरात दिलाने में मदद करेगा जो आपके सवालिया पर्चे के पहले सेक्शन में आते हैं। आपके सवालिया पर्चे में 4 कितने सेक्शन होते हैं? 4। एक है गद्य विभाग, पद्य विभाग, और भाषा यानी व्याकरण, और रचना यानी राइटिंग स्किल। तो पहला जो आपका भाग होता है जिसको गद्य विभाग होता है, गद्य विभाग के अंदर 2 पैराग्राफ होते हैं पाठ्यतंत्र से। तो उन दोनों पैराग्राफ के अंदर हर बार हर पैराग्राफ के साथ 2-2 नंबर के, यानी दोनों पैराग्राफ में मिलाकर 4 नंबर के शब्द संपदा के सवाल पूछे जाते थे। तो उसी सवालात की तैयारी आज हमने की, और शब्द संपदा के रूप में हमने पूरी डिटेल से तफसील से मालूमात हासिल की, पूरी विस्तार से जानकारी ली। आई होप सो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।